जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी करना बहुत ही दिल को छू लेने वाला एहसास होता है और मैं सच में इसका इंतजार कर रहा था। मज़ेदार शादी के साथ साथ मेरे भाइयों ने शादी से कुछ दिन पहले मेरे लिए एक बैचलर्स पार्टी भी प्लान की थी। ये एक गाइस वीकेंड होना था। डैनियल, मेरे बेस्ट मैन और मेरी मंगेतर के बड़े भाई ने ही इसे प्लान किया था। उसने पहाड़ों में ये केबिन किराए पर लिया था। पार्टी बहुत घर जैसी थी, कुछ भी वाइल्ड या एक्साइटमेंट वाला नहीं, बस शराब, पोकर और ढेर सारा बारबेक्यू। उसने कहा कि हम सभी को एक आखिरी बार ब्लो आउट करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि मैं खुद को ज़िंदगी भर के लिए इसकी बहन को सौंप दूँ। ये एकदम सही शुरू हुआ। बस हम तीन, मैं, डैनियल और रायन। फायरप्लेस में लकड़ी जलने की आवाज़ के साथ चटकने की आवाज़ आई। कंट्री जैज के साथ ग्लासों में विस्की डालने की आवाज़ ने तुरंत मूड बना दिया। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों से घिरा हुआ था और अपने प्यार से शादी करने वाला था। जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। हम काफ़ी देर तक मज़े कर रहे थे जब हमने बाहर एक कार रुकने की आवाज़ सुनी। आधी रात हो चुकी थी और कोई और मेहमान नहीं आने वाला था। मैंने डैनियल को कंफ्यूज चेहरे से देखा। डैनियल ने भी मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, तुमने किसी और को बुलाया है क्या? मैंने सर हिलाया। किसी को नहीं पता कि हम यहाँ पर हैं। कुछ सेकंड की शांति के बाद सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। रायन ने दरवाजा खोला और मैं यकीन ना करते हुए सोफे से उछल पड़ा। वो वेनेसा थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बैचलर्स पार्टी में अपनी एक्स को देखूंगा, और जिस बात ने मुझे और भी हैरान कर दिया वो ये थी कि उसने हमें ढूंढा कैसे। सरप्राइज! उसने हाथ में वाइन की आधी बोतल लिए थोड़ा हिलते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मिस किया? वेनेसा ऐसी लग रही थी जैसे कई दिनों से सोई ना हो। बाल बिखरे हुए, लिपस्टिक फैली हुई, आंखों के चारों ओर काले घेरे, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बहुत बड़ी लग रही थी। मैंने उसे 2 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। तब से नहीं जब से वो नशे में मेरे अपार्टमेंट में चिल्लाते हुए आई थी कि मैंने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की। वेनेसा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मैं सेलिब्रेट करने आई हूँ, उसने रायन को धक्का देते हुए कहा। मैं अपनी जिंदगी के प्यार को बिना ठीक से अलविदा कहे शादी नहीं करने दे सकती। डैनियल उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें जाना होगा अभी। वेनेसा धीरे से मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराई। ओह प्यारे बड़े भैया डैनियल, हमेशा ही हीरो बनते हो। बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी बहन के लिए सही लड़का है? मैं खड़ा हो गया। ठीक है, बस बहुत हो गया। लेकिन वो नहीं गई। वो ऐसी बातें करने लगी जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी। वो बातें जो मैंने उसे सालों पहले कॉन्फिडेंस में बताई थी। मेरा पहला पैनिक अटैक, मेरे पापा का शराब पीना, ऐसी बातें जो मैंने अपनी मंगेतर को कभी नहीं बताई। और हर बार जब कोई उसे जाने के लिए कहता तो वो बस इग्नोर कर देती। जब मैंने उसे जाने के लिए कहा तो वो ग्लास तोड़ने और फर्नीचर पर लात मारने लगी। मैं नहीं जा रही, वो फुसफुसाई। तुम सबको लगता है कि किसी परियों की कहानी जैसा अंत है, कि वो बस मुझसे दूर जाकर किसी मिस परफेक्ट के साथ घर घर खेल सकता है? हाँ? डैनियल उसके सामने आ गया। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझी तुम? वो उसे 1 सेकंड तक घूरती रही, फिर वो धीरे से बोली, अगर मैंने दुल्हन के भाई को मार दिया तो शादी कभी भी नहीं होगी। और वो किचन की तरफ भागी। बस 1 सेकंड की शांति रही, फिर हमने ड्रॉर खुलने की आवाज सुनी। उसने सबसे बड़ा किचन नाइफ पकड़ा जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। हे भगवान, क्या देख रहे हो? कोई रोको उसे! रायन चिल्लाया। वेनेसा रुको! मैं चिल्लाया, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने डैनियल से आंखें मिलाई और हमला कर दिया। पता नहीं मुझ पर क्या आया, मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। मैंने खुद को उनके बीच फेंक दिया। हम जोर से टकरा गए। चाकू हमारे बीच में था। मैंने उसकी कलाइयां पकड़ी और उसे छीनने की कोशिश की। उसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि मैं दखल नहीं दे सका। चाकू उसके हाथों में घूम गया और झगड़े के बीच गलती से उसे चाकू लग गया। वो हाँफने लगी बस एक बार और पीछे गिर गई। चाकू उसके शरीर में धंस गया। उसके होंठ ऐसे हिल रहे जैसे वो कुछ कहना चाहती, लेकिन खून के अलावा कुछ भी नहीं निकला। रायन दीवार से सट गया। हे भगवान, हे भगवान! कोई बोला नहीं, किसी ने सांस नहीं ली। वो कुछ ही सेकंड में चली गई। हम सब वहीं जमे रहे जब तक डैनियल ने नहीं कहा, तुम्हारा ऐसा करने का मतलब नहीं था, तुम मुझे बचा रहे थे। हम इस चीज से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने उसे घूरा। क्या तुम क्या कह रहे हो? किसी को नहीं पता कि हम यहाँ हैं। हमारे आसपास जंगल है, चलो उसे दफना देते हैं। मेरी बात मानो। रायन और मैंने डरी हुई नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर हम मान गए। हमने वेनेसा को एक चादर में लपेटा और उसे केबिन के पीछे जंगल में ले गए। हमें गड्ढा खोदने में 1 घंटा लगा।
दूसरा काम खून साफ करना था। कोई बोला नहीं, हम बस काम करते रहे मशीनों की तरह। सुबह तक ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी यहाँ थी ही नहीं। हम चुपचाप घर चले गए। ये 5 दिन पहले की बात है। कल मुझे एमिली से शादी करनी है। मैं एक होटल के कमरे में उठा जो धूप, शादी के दिन की घबराहट और महंगे कोलोन की खुशबू से भरा था। मेरा टक्स अलमारी के पास टंगा था। मेहमान नीचे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि हमने क्या किया जब तक मुझे लिफाफा नहीं मिला। वो दरवाजे के नीचे सरका हुआ था। उस पर कोई नाम या पता नहीं था। मैंने उसे खोला। अंदर एक मुड़ा तोड़ा फटा हुआ कागज था। एक लाइन हिलते डुलते लाल धब्बों से लिखी गई थी, उससे शादी मत करना। मैंने हॉलवे में देखा, गेस्ट लाउंज में, लेकिन वेनेसा कहीं नहीं थी। मैंने डैनियल को फोन किया। उसने कहा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है और इस पर ध्यान न दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ये शब्द नहीं है जो मुझे जगाए हुए हैं। ये हैंडराइटिंग भी नहीं है, ये दाग है। जब मैं खून देखता हूं तो पहचान जाता हूं। मैंने देखा कि केबिन के फर्श पर इसका काफी निशान लग गया था और हैंडराइटिंग ये उसकी जैसी लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो नोट, वो मेरे हाथों में ठंडा लग रहा था, बहुत ज्यादा ठंडा। मैं नोट को देखता रहता हूं। वो शब्द, उससे शादी मत करना, इसका क्या मतलब है? कि कुछ बुरा होने वाला है या कि मैं गलत लड़की से शादी कर रहा हूं? मैं इस रात के बारे में बात नहीं करता, अपनी मंगेतर से नहीं, अपने थेरेपिस्ट से नहीं, यहां तक कि अशर से भी नहीं, जिसने मुझे शुरू में ही उस नरक में घसीटा था। मैं उसे अभी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शायद कोई और इसे पढ़े और अगर उसे कभी किसी गली में एक टिमटिमाते बल्ब से चमकता हुआ लाल दरवाजा दिखे तो उसे वापस मुड़ जाना चाहिए। ये मेरी शादी से 3 रात पहले की बात है। अशर मिडिल स्कूल से मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मुझे खुद को किसी को सौंपने से पहले एक आखिरी तूफानी रात एंजॉय करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरा मूड नहीं था। मेरा सर रस्मों, फूलों की सजावट और इस बात से घूम रहा था कि क्या मुझे डीजे को फाइनल करना चाहिए, लेकिन अशर कुछ सुनना नहीं चाहता था। बस मुझ पर भरोसा करो डी, उसने कहा, एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाते समय अपनी 12वीं बियर कैन पैसेंजर विंडो से बाहर फेंकते हुए। मैंने इस जगह के बारे में रेडिट पर पढ़ा है, यहाँ सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। मैंने आह भरी। मैं किसी बेकार स्ट्रिप क्लब में नहीं जाना चाहता यार, समझा करो। वो मुस्कुराया। स्ट्रिप क्लब बच्चों के लिए होते हैं, ये कुछ और है। सोचो जैसे आइस वाइट शर्ट और टोक्यो ड्रिफ्ट का मेल। मुझे उसी समय कार घुमा लेनी चाहिए थी। हमने शहर के एक भूले बिसरे हिस्से में पार्क किया। खाली गोदाम, दीवारों पर लिखे चित्र और कूड़ेदानों से पानी बह रहा था। अशर मुझे एक पतली गली से ले गया। एक बेघर आदमी के पास से गुजरा जो खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। फिर उसने जंग जैसे रंग के स्टील के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक आदमी की आंखों ने झांका। अशर अंदर झुका और कुछ फुसफुसाया जो मुझे समझ नहीं आया। दरवाजा चरमरा कर खुला। कंक्रीट की सीढ़ियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले गई जिसे मैं अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं। सीढ़ियों पर लाल रोशनी फैली हुई थी। नीचे से बेस वाला म्यूजिक बज रहा था, एक गहरी वाइब्रेटिंग पल्स जिससे दीवारें कांप रही थी। नीचे एक मोटा काला पर्दा एक नाइट क्लब में खुलता था जो सीधे किसी सपने या बुरे सपने जैसा लग रहा था। सब कुछ लाल था। वेलवेट की दीवारें, नीचे लटके झूमर, हवा में धुआं उठता हुआ। बाहर पहुंचने से पहले ही औरतें चक्कर लगा रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत। लंबी टांगे, चमकदार होंठ, तीखी आंखें, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उनकी बाहों पर बहुत ज्यादा नसें थी और उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक ठीक से नहीं पहुंच रही थी। उनमें से एक मुझसे टकराई। उसकी आवाज बहुत भारी थी। सच कहूं तो उसने मुझे डरा दिया। तुम टेंशन में लग रही हो बेबी, उसने धीरे से कहा, उंगलियां मेरे सीने पर फेरते हुए। मुझे इसमें मदद करने दो। मैं पीछे हट गया। मैं ठीक हूं, थैंक्स। अशर हंसा। वो पहले से ही आधे नशे में था और उनमें से एक को अपने ऊपर दबाव डालने दिया। रिलैक्स यार, ये तुम्हारी पार्टी है। लेकिन मेरे शरीर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था, भागो। उस जगह से शराब या परफ्यूम की गंध नहीं आ रही थी। उसमें पसीने, ब्लीच और किसी मेटालिक चीज की गंध आ रही थी, शायद खून की। मैंने निकलने की कोशिश की। जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे वो गायब था या छिप गया था। हॉलवे में सिर्फ मखमली दीवारें और शीशे थे जो हमारी परछाई को बिगाड़ रहे थे। मैं अशर की तरफ मुड़ा। लेकिन वो जा चुका था। मुझे घबराहट होने लगी। मैं भीड़ में से निकल गया। म्यूजिक अब और तेज होता गया, जैसे मेरे सर के अंदर धमाका कर रहा हो।
लाल स्ट्रोब चमक रहे थे, रोशनी में चेहरे टेढ़े हो गए थे। एक होस्टेस ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तेज दबाव महसूस होने लगा। बदतमीजी मत करो, वो फुसफुसाई। मैंने खुद को झटक कर छुड़ाया और भागा। हर मोड़ क्लब में और अंदर ले जा रहा था। कोई निशान नहीं, कोई खिड़कियां नहीं, बस लाल बत्तियां और दीवारों वाले गलियारे। मैं पुलिस को बुलाने के बारे में सोच ही रहा था कि पास से अशर की चीख सुनाई दी। टिलन, मदद करो। उसकी आवाज भारी थी। मैं उसकी तरफ दौड़ा, दीवारों से टकराता हुआ, भगवान जाने किस चीज पर फिसलता हुआ। मैंने उसे एक साइड रूम में पाया। उसमें धीमी रोशनी और एक सोफा था। अशर को 2 औरतों ने सोफे पर दबा रखा था। एक के हाथ में सिरिंज थी, दूसरी उस पर हंस रही थी। मैंने सोचा नहीं, मैंने बस पास की चीज, एक शैंपेन की बोतल, उसे दीवार पर पटक दिया। दूर हटो उससे, मैं जोर से चिल्लाया। वो मुड़े और उनकी आंखें मेरी आंखों पर टिक गई। मैंने नुकीला ग्लास घुमाया जो एक के चेहरे पर जा लगा। औरत दर्द से चीखी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसकी आवाज है। उसकी आवाज किसी आदमी जैसी लग रही थी। दूसरी मुझ पर झपटी। हम जोर से जमीन पर गिरे, आपस में भिड़ गए। मैंने बिना सोचे समझे चाकू मारा। कांच से मांस फट गया। मुझे नहीं पता कि मैंने दूसरे आदमी को कितनी बार मारा इससे पहले कि उसने हिलना बंद कर दिया। अशर हैरान था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसकी पुतलियां बड़ी हो गई। चलो यार, मैंने उसे घसीटते हुए कहा। हम भागे। कोई प्लान नहीं था, बस भागे। मुझे लगता है कि मैंने दीवार का पैनल लात मारकर तोड़ दिया, या शायद कोई दरवाजा जिसे कोई लॉक करना भूल गया था। हम लड़खड़ाते हुए एक बॉयलर रूम में पहुंचे, फिर दूसरी सीढ़ियों पर। हमारे पीछे म्यूजिक धीमा पड़ गया। मेरे फेफड़े जलने लगे। मेरी शर्ट फट गई थी और खून से लथपथ थी। आखिरकार हमने एक मोटेल का दरवाजा देखा और उसे धक्का देकर खोला। हम हांफते हुए गली में गिर पड़े। ठंडी हवा इतनी अच्छी कभी नहीं लगी। अशर खांसते हुए गिर पड़ा। मैं उसके बगल में गिर पड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे। हम दोनों में से कोई भी बहुत देर तक बात नहीं कर पाया। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा। आंखें चौड़ी और डरी हुई थी। डी, वो जगह क्या थी यार? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं दे पाया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी मंगेतर को बताया कि मुझ पर हमला हुआ है। वो पुलिस को फोन करना चाहती थी। मैंने कहा कि यह हादसा बताने लायक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, सच में नहीं, क्योंकि मैं उन्हें बताता भी क्या। अरे ऑफिसर्स, मुझे एक अंडरग्राउंड क्लब में फंसाया गया जिसे औरतों के भेष में आदमी चलाते हैं। ये नशे में धुत लड़कों को फंसाते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। ओह, और मैंने एक को शैंपेन की बोतल से चाकू मार दिया। नहीं, मेरे पास कोई पता नहीं है। कौन मुझ पर यकीन करेगा? अगली सुबह अशर गर्दन पर चोट के निशान और चेहरे पर गिल्ट के साथ आया। मुझे माफ करना यार, उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे नहीं पता था। मैंने सर हिलाया। हम इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। और हमने नहीं की। 3 दिन बाद मेरी शादी हो गई। फोटो देखकर मुस्कुराया। अपनी पत्नी को किस किया। Can't help falling in love पर डांस किया। लेकिन कभी कभी जब मुझे दूर से बेस की आवाज सुनाई देती है, अपनी पलकों के पीछे लाल रोशनी महसूस होती है, या स्टील के दरवाजे वाली किसी अंधेरी गली से गुजरता हूं, तो मुझे हैरानी होती है कि क्या किसी और को उन सीढ़ियों से नीचे खींचा जा रहा है, और क्या वो बाहर निकल पाएंगे। मेरी बैचलरेट ट्रिप के लिए एयरबीएनबी किराए पर लेने का आइडिया कैरा का था। रेस्टिक, प्राइवेट, मजेदार तरीके से डरावना। उसने अपना फोन घुमाकर मुझे कॉटेज दिखाते हुए कहा। वो गलत नहीं थी। सफेद दीवारें, चरमराते फ्लोरबोर्ड, पहाड़ों से घिरा हुआ, पूरी तरह से शांति। कोई सेल सर्विस नहीं। एक फायरप्लेस और एक क्लॉफुट टब। शैंपेन खोलने और आजादी का आखिरी टोस्ट बनाने के लिए एकदम सही जगह। जेस शराब लाई, लीला मैचिंग रोब लाई। कैरा ने सबके लिए मिनी कैंडल और हैंगओवर किट के साथ पार्टी फेवर बनाए। मैं सिर्फ घबराहट और भरा दिल लाई थी। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी सहेलियां। मैं लीला को कॉलेज से जानती थी, जेस को हाई स्कूल से, और कैरा मेरी मेड ऑफ ऑनर थी, मेरी होने वाली भाभी। वो और नेट, मेरा मंगेतर, जुड़वा बच्चों की तरह बड़े हुए थे। अगर मैं उस वक्त में वापस जाकर हमें कैंडल जलाने से रोक पाती तो मैं रोक देती, लेकिन शराब के साथ क्यूरियोसिटी लोगों को बेवकूफ बना देती है, और हम बेवकूफ थे। हमें वो फोटो ऊपर हॉलवे में मिली, एक शेल्फ पर धूल भरे फूलदान के पीछे रखी हुई, ब्लैक एंड व्हाइट, फीकी। एक लड़की शायद 16 या 17 साल की कैमरे को घूर रही थी। कोई मुस्कान नहीं थी। फ्रेम के नीचे एक छोटी सी पट्टिका पर लिखा था, एमिली रीस 1974 से 1991। बहुत जल्दी चली गई। हमेशा उस घर की देखभाल करती रही जिसे वो प्यार करती थी। जेस ने ये सब पहले कहा था। हमें उसे पार्टी में बुलाना चाहिए। मैं हंसी।
किसी भूत को बुलाना? चलो मियाँ, ये तुम्हारी आजादी की आखिरी रात है, चलो कुछ पागलपन करते हैं। हमने लाइट बंद कर दी। सिर्फ फायरप्लेस और मोमबत्तियों से रोशनी आ रही थी। लीला ने पहले से ही कॉफी टेबल पर कुर्सियां लगानी शुरू कर दी थी। कैरा ने आंखें घुमाई लेकिन साथ दिया। जेस ने एक खाली वाइन ग्लास पकड़ा और उसे बीच में उल्टा कर दिया। स्पिरिट बोट स्टाइल, सबके सब अपनी उंगली ग्लास पर रखो, उसने कहा। हम बेवकूफों की तरह हंस रहे थे। वाइन ने सब कुछ फीका कर दिया था, डर, जजमेंट और समझदारी। एमिली, जेस ने धीमी और नाटकीय आवाज में कहा, अगर तुम यहां हो तो हमारे साथ पार्टी करने आओ। पहले तो कुछ नहीं हुआ। मैं हंसते हुए बोली कि हम सब बेवकूफी कर रहे हैं, लेकिन जेस ने मुझे चुप कराया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हम शायद 10 मिनट तक ऐसे ही रहे, बस टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी और अपनी भारी सांसों को देखते रहे। जेस कहती रही, एमिली, हम तुम्हें अपने साथ आने के लिए बुला रहे हैं, आओ एमिली। फिर अचानक ग्लास हिला। हम सब ने अपने हाथ झटक लिए। इसे किसने धकेला? लीला ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। ग्लास धीरे धीरे और खिसकता रहा। लकड़ी की टेबल पर उस पर ब्राइड लिखा था। हम सब ने एक दूसरे को देखा। BRIDE। वो तुम हो? कैरा ने मुझे धीरे से कहा। तभी जेस चुप हो गए, पूरी तरह से चुप। जेस? लीला ने उसका कंधा दबाया। उसने पलक तक नहीं झपकाई, फिर झपकी। उसकी सर इतनी जोर से एक तरफ झटका कि हम सब चौंक गए। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो हम सब डर गए। वहां किसी और का चेहरा उसके चेहरे से सिकुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीधे हॉरर फिल्मों से निकला हो। जब वो बोली भी तो वो जेस की आवाज नहीं थी। तुम सब झूठे हो, उसने उस शैतानी भरी आवाज में कहा। हम शॉक्ड रह गए। ठीक है जेस, बकवास बंद करो, कैरा ने कहा। लेकिन जेस बस हंसने लगी। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गई। उसका सर एक नामुमकिन एंगल पर झुका हुआ था। उसकी आवाज आधी फुसफुसाहट आधी गुर्राहट जैसी थी। चलो एक गेम खेलते हैं, सीक्रेट्स। जेस, ये मजाक नहीं है, मैंने कहा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक उसने लीला की ओर इशारा किया। तुमने पिछली बसंत में दुल्हन के वॉलेट से पैसे चुराए थे। उसे बताया कि वो कार में गिर गए थे। झूठी झूठी। लीला का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास है? तुम कैसे? जेस ने फिर इशारा किया। क्या रहा? जब मिया बाहर थी तो उसने ड्रेस ट्राई की थी। ओह, उसने उसमें घूमा, शीशे में देखा, कहा कि उसने इसे बेहतर पहना था। कैरा का जबड़ा भींच गया। तुम नशे में हो, ये पागलपन बंद करो। लीला लाइट जलाने के लिए उठी थी कि जेस या जो भी थी वो चिल्लाया। प्यारी दुल्हन, क्या तुम्हें पता है कि जिस रात तुम बाहर थे, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त लीला तुम्हारे दूल्हे के साथ सोई थी? तुम कैरा से पूछ सकती हो। कमरे में धमाका हुआ। मैं इतनी तेजी से उठी कि एक मोमबत्ती गिर गई। कैरा ने गुस्से से कहा, वो ये सब बना रही है। तुम्हें पता है जेस, वो शराब पीते समय झूठ बोलती है। लेकिन जेस आगे झुकी, एक भूत वाली गुड़िया की तरह मुस्कुराई। उसके चेहरा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। तुम्हें दूल्हे की जांघ पर निशान याद है? लीला ने उसे चूमा था। कैरा हांफने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तुम पागल हो, लीला ने कहा, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो नाटक कर रही है। जेस हंसते हुए पीछे की ओर रेंगने लगी। उसके हाथ पैर अजीब तरह से झटक रहे थे। वो तुम पर मुस्कुराती है, वो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपती है। मैं गुस्से से बोली। मैंने अपना वाइन ग्लास फेंक दिया। क्या ये सब सच है? कैरा ने जवाब नहीं दिया। लीला अपना चेहरा हथेली में छिपा रही थी। लेकिन ट्रॉमा यहीं खत्म नहीं हुआ। जेस उठी, दीवार के पास गई और अपना सर सख्त कंक्रीट पर पटकने लगी। वो पागलों की तरह हंस रही थी और अपना सर मार रही थी। दीवार पर खून के धब्बे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। हम सब ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर थी। लीला ने लाइट जलाई और जेस फर्श पर बेहोश हो गए। हमने 911 पर कॉल किया। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो जेस का शरीर अकड़ गया था।
कैरा और लीला मेरी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। उसके बाद हमने फिर कभी बात नहीं की। कैरा अगले दिन घर चले गई और हम सबको ब्लॉक कर दिया। लीला ने समझाने की कोशिश की और वॉइसमेल छोड़े जिनका मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैं उसे ये शब्द कहते हुए सुनना नहीं चाहती थी। मैं उस रात उसके चेहरे पर यह देख सकती थी। 2 दिन बाद मैंने शादी कैंसिल कर दी। मेरे एक्स मंगेतर नेट ने मुझसे बहुत मिन्नतें की, कसम खाई कि कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि लीला उसके लिए बहन जैसी है, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि जेस को, चाहे वो किसी चीज से ग्रसित हो या नहीं, उस निशान के बारे में कैसे पता चला। मैंने उसे बारिश में खड़ा छोड़ दिया और उसके हाथ में अंगूठी थी। कभी कभी मैं अब भी जेस को देखती हूँ। वो फिजिकली ठीक है, लेकिन वो उस रात के बारे में बात नहीं करती। कहती है कि उसे सेशन के बाद कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि ये स्ट्रेस और शराब की वजह से हुआ डिसोसिएटिव फ्यूग था, लेकिन मुझे बेहतर पता है फार्म हाउस की वजह से। ये अब एयरबीएनबी से हटा दिया गया है। हमारे जाने के 2 दिन बाद लिस्टिंग गायब हो गई थी।